बार इजहार कर देंगे। भारत माता की। छत को भी नहीं पता लगा, दिल्ली और चंडीगढ़ कैसे पता लगेगा? भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। मित्रों, भाइयों बहनों, आज मुझे बताया गया था कि ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन की कल्पना ये होती है कि 1000, 1500, 2000 लोग, लेकिन ये निश्चित रूप से है तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन ही, लेकिन किसी रैली से कम नहीं है मित्रों, किसी रैली से कम नहीं है। आज हमारे बीच में यहां से सांसद और अपने केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय हमारे विधायक भाई श्री नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे विधायक श्री राजेश नागर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल आर्य जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अजय गौड़ जी, हमारे जिले के जिला परिषद चेयरमैन श्री विजय लोहिया जी, उपस्थित सभी मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, हमारे बूथों के अध्यक्ष BLA 2 और पन्ना प्रमुख सभी हमारे भाई बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बात तो कुछ ठीक है, लेकिन इतना उत्साह देख करके मैं अपनी तबीयत खराब होने का विषय भूल चुका हूं। अब ठीक है, मेरी तबीयत, चिंता मत करो। ये बात भी ठीक है कि मेरा बहुत सारा काम मंच से अपने विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने और बाद में हमारे मंत्री कृष्णपाल जी ने कर दिया है, इसलिए उन बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो बहुत जो विषय का सार है उतना ही बोलूंगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं, छोटी बात को भी पूरे अर्थों में आप समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, पार्टी का अपना संगठन, पार्टी का अपना संगठन, हम रास्ते से चलते हैं। राष्ट्रीय टीम है, फिर प्रदेशों की टीम है, जिलों की टीम है, उसके बाद बैठा लो भाई, इनको बैठा लो, धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद, बैठा लो इनको। तो इसलिए बूथों के प्रमुख हैं, हमारे जिले के मंडलों के बूथों के प्रमुख, और बाद में पन्ना प्रमुख तक हमने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। अगर मैं केवल हरियाणा की बात करूं तो लगभग 20,000 हमारे बूथ हैं, और इन 20,000 बूथों पर अगर मैं 15 की एवरेज भी एक बूथ की पन्ना प्रमुख की मानता हूं तो 3 लाख पन्ना प्रमुख है, अपने 3 लाख पन्ना प्रमुख। केवल पन्ना प्रमुखों को इकट्ठा कर ले हम तो हमको बहुत बड़ी और रैली की आवश्यकता नहीं। हरियाणा का कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें 3 लाख पन्ना प्रमुखों को बैठा सके। हमारे संगठन की यह ताकत है। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आज की नहीं है, देश की आजादी से पहले की बनी पार्टी है। किसी एक अंग्रेज ने उस पार्टी की नींव रखी थी, उसी पार्टी को हमारे कुछ लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? आज हरियाणा में अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाए हैं। प्रदेश में अध्यक्ष बना लिया, पूरे 3 साल निकल गए, संगठन खड़ा नहीं हुआ। फिर अध्यक्ष बदल लिया, फिर 3 साल में संगठन नहीं बना पाए। अब तीसरा अध्यक्ष उनका चल रहा है, आज भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो संगठन बना पाए। अभी उन्होंने कहा हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे, साथ में एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे, क्योंकि नेताओं की लड़ाई इतनी है, वो अपने यहाँ संगठन नीचे तक पहुंचाने को तो कल्पना ही छोड़ दें।
और जब भय लगने लग गया, क्योंकि उस भय स्वाभाविक है, भय यूं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों से, उससे पहले लगभग 14-15 वर्ष गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, जो देश और दुनिया में नाम कमाया है, उससे अब उनको लगता है कि हमारे पैर उखड़ चुके हैं। एक तो स्थायी सरकार मिली, अच्छा काम करने वाली मिली, और दूसरा जो डकैतियां उन्होंने अपने समय में लगाई हैं, हर व्यक्ति उनके राज में उनके साथ जुड़ा होता था, स्वार्थ से जुड़ता था या डकैती करता था। ऐसे डकैतियों के कारण से जनता परेशान हुई। आज भी जब जनता को याद कराते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो बहुत पुराने लोग तो आज भी थर-थर कांप उठते हैं। इस डर के कारण से उन्होंने कुछ इधर से बुलाए, उधर से बुलाए, और सारे देश की पार्टियों कहा कि भाई मोदी जी अकेले तो जाएंगे नहीं, हमारे से तो जाएंगे नहीं, अगर मोदी को भगाना है तो आओ मिल जाओ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कोई पता नहीं उनका नेता कौन है, कोई पता नहीं उनकी विचारधारा क्या है, कोई पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है। नहीं, एक प्रोग्राम है, और निश्चित प्रोग्राम क्या है? मोदी भगाओ प्रोग्राम। इस मोदी भगाओ प्रोग्राम से तो कभी इस देश में शासन करने के लिए नहीं आ सकते। शासन फिर से देश में मोदी जी का, हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार का फिर से शासन आएगा, ऐसे मैं दावे से कह सकता हूं भाई बहनों। और जब इकट्ठे हुए तो उनका एक और खेल खेलते हैं, एक और मन में उनके लड्डू भुर रहे थे। वो क्या कि हम अपना ऐसा नाम रख लेते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्रवाद ये हमारे अंदर घुस जाए। और नाम क्या रख लिया? INDIA, इंडिया। शायद इंडिया नाम से हमारी गाड़ी पार हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, नाम तो पहले भी DK बरुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, उन्होंने एक बार इसी बात के भुलावे में क्या कह दिया? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये भाषण भी दिए थे, और इंदिरा टिक नहीं पाई, भागना पड़ा था उसको। तो इस प्रकार से ये देशभक्ति सीखने का काम जो शुरू किया है, मैं तो चाहता हूं कुछ देशभक्ति मन में आ जाए। जिस देशभक्ति से वो 70-75 साल दूर रहे हैं, आज कम से कम याद तो करने लग गए। जिस राम जन्मभूमि के बारे में बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां बकते थे, आज वही सारे नेता मंदिरों में भी जाने लग गए, वही राम जन्मभूमि दर्शन के लिए अयोध्या में भी जाने लग गए, वही आज गो भक्ति की बात भी करने लग गए। इस देश की एक संस्कृति, एक विरासत, उसके साथ जुड़ने का काम मोदी जी के आने के बाद सब लोगों ने करना शुरू किया है। एक अच्छा बदलाव है। तो भाइयों बहनों, इससे हमको सावधान रहना है, क्योंकि कभी भी चुनाव भी आमने सामने का युद्ध होता है, और जब आमने सामने का युद्ध होता है तो हमको अपने विपक्षी, अपने प्रतिद्वंदी का पूरी सावधानी से मुकाबला करना होता है। हम कितने ही बलशाली होंगे, कितना मजबूत संगठन होगा, लेकिन मुकाबला तो मुकाबला होता है आखिरी क्षण तक। ये मुकाबला हमारे पन्ना प्रमुख मित्र, इनके सहारे हरे विधानसभा में हमको लड़ना है। आज 235 हमारे बूथ हैं इस विधानसभा फरीदाबाद के। अगर मैं 15-16 की भी एवरेज लगाऊं तो 4,500 पन्ना प्रमुख बनते हैं। अब 4,500 पन्ना प्रमुख, केवल एक पन्ना, केवल 15 परिवार, ये हमारे उसमें समाहल में, यानी 60 वोटर, नॉट मोर देन दैट, 60 वोटर, 15 परिवार, ये हमारा काम है। यही हमारा फरीदाबाद विधानसभा है, यही प्रदेश, यही देश, सब कुछ यही है। आप इन 15 परिवारों में घर घर जाकर के अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताइए, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताइए। कौन सी उपलब्धियां बताएंगे? बहुत सी उपलब्धियों की चर्चा हमारे नरेंद्र गुप्ता जी ने कर दी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर ने कर दी। बड़ा विषय इसमें से एक कि आखिर तो हम सब इसी प्रदेश में, इसी विधानसभा में रहने वाले सामान्य नागरिक भी तो हैं। पन्ना प्रमुख है, ठीक है, लेकिन सामान्य नागरिक की तरह आखिर हर चीज का
किसी न किसी को लाभ होता है। मेरी अगर सड़क बनी है तो वो भी मुझे लाभ है, मेरे घर का कोई काम हुआ है तब भी मुझे लाभ हुआ है, किसी गरीब व्यक्ति का मानो उसकी पेंशन बन गई है, उसको डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना में पैसा मिला है, उसका कोई और लाभ हुआ है, वो लाभ भी उसको मिला ही है। जिसके घर में लाइट नहीं थी उसको लाइट मिली है, जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं था उसको गैस कनेक्शन नहीं मिला है। तो हम तो जिस लेवल के लोग हैं, हो सकता है बहुत छोटी छोटी बात हमारे साथ लागू ना हो, लेकिन कोई भी बात तो हमारे यहाँ लागू होगी। जिस लाभ को मैं महसूस करता हूं सबसे पहले तो वो जाके बताइए, फिर जिसका लाभ उसको हुआ, जिसके घर गए हैं, वो उसको याद कराइए। हमारे पड़ोस के आदमी को, हमारे मित्र को, रिश्तेदार को कुछ भी आपको लगता है कि ये अच्छा वातावरण है, इस वातावरण की बात की जानकारी उनको देनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको याद आने में सबसे पहले वो याद आता है जो मैंने खुद महसूस किया है। जो खुद महसूस करो उसको याद करो, और फिर भी अगर उसको एक खाके में याद रखना है, आपको बहुत सा साहित्य मिलेगा, लिखित साहित्य कि हमारी ये उपलब्धियां हैं। कभी कभी तो हमने पिछले 9 साल में चाहे केंद्र सरकार के चाहे प्रदेश सरकार के इतने सारे काम किए हैं कि हम भी अगर जबानी याद रखें, भाषण देना करें तो पूरा दिन पूरी रात निकल सकती है, इतने काम हुए हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कांग्रेस सरकार के पिछले 10 सालों से हमने काम ज्यादा किए हैं और उसमें खर्चा उनसे कम किया है, क्योंकि जो खर्च वो बीच में गायब होता था, जो पैसा ऊपर से आता था, और जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, हमारी गारंटी है मोदी जी के सरकार में 100 पैसे भेजे जाते हैं, हर किसी के खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं, 1 पैसा बीच में गायब नहीं होता मित्रों, गायब नहीं होता। और कहीं कहीं इस प्रकार की कोशिश की जाती है, कोई गायब करने वाला बीच में आ भी जाता है, तो जैसे जानकारी मिलती है हम उसको उसी समय गर्दन पकड़ करके सलाखों के पीछे करते हैं मित्रों। हम किसी से भी लिहाज नहीं करते हैं, हमारा अपना नजदीकी हो या कोई दूर का आदमी हो, हमारी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, करप्शन है, गलत काम है, ये अपने देश के लोगों के साथ कभी नहीं होने देंगे। हमारा प्रदेश हमारा परिवार है, प्रदेश के व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत काम करने वाला है तो प्रदेश का हितकारी नहीं है, वो पार्टी का हितकारी नहीं है, वो सरकार का हितकारी नहीं है, जनता का नहीं है तो किसी का नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाइयों बहनों। हाँ, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की आदतें अभी गई नहीं है, क्योंकि विरोधी दलों की कहीं ना कहीं शय होती है। क्या? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, इनकी सरकार को बदनाम करो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की हैं, न पर्ची न खर्ची, क्योंकि इनके यहां तो अपने घर में बैठ करके सिस्टम बनता था कि लिस्ट लाओ, कोई चुनाव, इनका जो अपना भर्तियों का जो कमीशन होता था, जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कोरी लिस्ट भेजता था, ये टिक करते थे कि इनको सिलेक्ट करना है, बाकी नहीं करना है, या नंबर काट के किसी के ज्यादा करना किसी के कम करना इनके घरों में होता था, और पकड़े गए हैं, केस चले हैं और सजाएं हो गई हैं, और कुछ तो ऐसे हैं अभी भुगत रहे हैं, सीबीआई केस को भुगत रहे हैं, बड़ी बड़ी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, क्योंकि अपने घर में बैठ के करते थे। आज घर में बैठ के तो वो करता नहीं है, लेकिन तमाशा क्या करते हैं? तमाशा ये करते हैं, जहां पेपर बनता है उसके साथ जोड़ के दिखाओ, वहां से पेपर लीक हो गया है, वहां पर मार्किंग में किसी ने गड़बड़ कर दी है, वहां पर नकल चल गई है। हमारा कहना है ये जो इस प्रकार के धंधे करने वाले लोग प्रचार करते हैं, पहली बात तो अगर कोई घटना होती है हम उसको लिहाज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक पेपर लीक हुआ था, जम्मू कश्मीर से लेके झारखंड कर्नाटक तक, हरियाणा के भी 600 लोग गिरफ्तार किए हमने, एक पेपर लीक हुआ। ऐसी घटनाएं जब होती हैं हम सतर्क रह करके हर किसी को सजा दिलाते हैं, हम अपने आप आगे बढ़ करके अपनी उस परीक्षा को रद्द कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम ऊपर से नीचे तक गड़बड़ करने वाला बैठा है, और इनको शय देने वाले लोग बहुत बड़ कोर्ट में लेकर के पहुंच जाएंगे
किसी भी परीक्षा में एक आदमी को तैयार करेंगे, जाओ और कोर्ट में जाके कह दो कि इस परीक्षा में ये कमी रह गई है, जज को तुरंत समझ में आएगा नहीं, वो देखेगा वास्तव में कोई गलती तो नहीं हुई है। छानबीन जब तक ना हो तब तक 4 अक्षर बड़े आसान हैं, STAY, और फट स्टे लगता है। हजारों लाखों लोगों का भविष्य कई कई महीनों के लिए, साल के लिए बंद हो जाता है। अब ये गैंग काम कर रहे हैं, हमको इन गैंग को भी ध्यान रखना है कि ऐसा काम न करें। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से ये जो गड़बड़ें हमारे साथ करते हैं, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम सरकार के नाते भी ध्यान रखेंगे, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। और जहां तक अपनी उपलब्धियां बतानी है, मोटे मोटे इसके 4 या 5 हिस्से हमको करने चाहिए और उसको लिखित में लिख करके लोगों को बताना चाहिए। क्या शिक्षा में हमने क्या किया, चाहे महिलाओं के कॉलेज की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात है, कितने काम हमने किए हैं। हर बेटी को 10 किलोमीटर से दूर शिक्षा लेने के लिए ना जाना पड़े। हमारे शिक्षा के संस्थान बहुत से स्थानों से अच्छे हैं। ये दिल्ली के लोग बहुत प्रचार करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा का जो जितने परिणाम आते हैं, जितना स्तर शिक्षा का बालकों का है, हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को ला करके मुकाबला करा लीजिए। दिल्ली का बच्चा कहीं मिलेगा नहीं देखने को सरकारी स्कूल का। प्राइवेट स्कूलों की बात अलग है, सरकारी स्कूल का बच्चा हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता है। शिक्षा के बाद दूसरा आता स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के नाते जैसे मेडिकल कॉलेज मैंने बताया, हम 700 MBBS के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे 2014 में, आज वही बढ़कर के 1900 विद्यार्थी हो गए MBBS के पढ़ने वाले। और आने वाले 4 साल में जब हमारे सब मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, 3100 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हर साल MBBS करेंगे। कहां 700, कहां 3100। हमने आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा काम किया है। हमने लोगों को योग सिखाने का काम किया कि बीमारी ना हो। हमने आयुष्मान की बात की, हमने चिरायु की बात की, हमने निरोगी हरियाणा की बात की। हर गरीब व्यक्ति का एक फिजिकल टेस्ट ये साल में 2 साल में एक बार होना चाहिए कि कहीं कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है, बीमारी हो ही ना। हम उसके खान पान पर ध्यान रखते हैं, हम लोग को व्यसन न लगे इसके ऊपर। अभी आपने हरियाणा में एक साइक्लोथॉन यात्रा की, 1,60,000 लोगों ने साइकिल में भाग लिया है। 1,60,000 लोगों ने जागरण हुआ कि नशा विरोध, ड्रग फ्री हरियाणा ये हमको करना है। खिलाड़ी हमारे यहां हरियाणा के अंदर खूब कि खेल के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत रखना। तो चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, और तीसरा आता सुरक्षा। तीसरा है सुरक्षा। ये सब एस से शुरू होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। आगे भी बढ़ूंगा मैं। तो सुरक्षा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से थाने, साइबर के लिए अलग से डेस्क और अब थाने खोले हैं। हमने अलग से एंटी करप्शन ब्यूरो कि करप्शन का मामला कहीं पकड़ में आता तो उसको उठा के अंदर करो। और हमने अब तो एनफोर्समेंट के नाते बहुत ऐसे टैक्स की चोरियां, बहुत इस प्रकार के गलत काम, इन सबको रोकने के लिए पुलिस का एनफोर्समेंट ब्यूरो ये अलग बनाया है। महिलाओं की संख्या जहां पुलिस में 6% होती थी वो 11% हो गई है। आने वाले समय में 15% उसको हम करेंगे। हमने इस प्रकार से सुरक्षा के बहुत काम किए हैं। मैं हेड्स गिना रहा हूं, बहुत बातें बताने की हैं। और चौथा है स्वावलंबन। स्वावलंबन माने रोजगार, लोगों को रोजगार के लिए आगे बढ़ाएं। हमने वो नारा कभी नहीं दिया ये मुफ्त ले लो, वो मत ले लो, हाथ पाथ रख के बैठ जाओ। मिशन फ्री कभी नहीं, मिशन रोजगार। लोगों को रोजगार दो, उनको काम करने के लिए लायक बनाओ, उनकी पढ़ाई, उनकी स्किलिंग, हुनर का विकास, उनको रोजगार। अभी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में हमने 50,000 लोगों को बैंक से लोन लेके दिलवाया है। किसी को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लोग छोटा मोटा काम करके आगे बढ़े। ये जो ठेकेदारी प्रथा खत्म करके HKRN पद्धति, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये हमने शुरू किया ताकि लोगों को जो पैसा मिलता है, चाहे थोड़ा मिलता तो भी घर में जाए। उसका PF कटना चाहिए, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए।
फिर सुरक्षा में हमने सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया, जैसे पेंशन की बात कृष्णपाल जी कर रहे थे। 3 प्रकार के लोगों की पेंशन पहले मिलती थी, अब हमने 2 नए प्रकार भी बढ़ाए हैं। बहुत लोग कई बार हमको पूछते हैं, हम थोड़ा आनंद भी लेते हैं कि ये कहां से सूझ गया। अभी तक ओल्ड एज पेंशन, फिर विधवा पेंशन, फिर एक दिव्यांग पेंशन, 2 हमने कौन सी बढ़ाई कि एक ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाए, उसका भी बच्चे पालने के लिए उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। तो विधुर पेंशन के 40 साल की आयु के बाद किसी की पत्नी का देहांत होता तो उस विधुर को पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक किया नहीं किया भाइयों? ठीक किया कि नहीं किया? अब एक और भी वर्ग ऐसा था कि किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, 45 साल के बाद, वैसे तो चांसेस आगे तक रहते हैं, लेकिन हमने 45 साल की आयु तय की कि 45 साल के बाद समाज में उनका भी सम्मान बना रहे, उनको भी 2750 रुपया पेंशन लगा दी है। अविवाहित लोग, बहुत बड़ी मांग थी 4-5 साल से हमारी विधानसभा में, पुराने लोग बैठे हैं, मूलचंद जी, एक विधायक तो ये विषय उठा करके हमेशा चलते थे और मेरी तरफ इशारा करते थे, मेरी तरफ इशारा करते थे। मैंने कहा नहीं, हम उस पर 3 लाख की कैप लगाएंगे, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है केवल उनको मिलेगी, मैं उसमें से बाहर हूं, चिंता मत करो। तो भाई बहनों, सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा ये हमको करनी है, उसका स्वावलंबन पैरों पर खड़ा हो। हमारे यहाँ रोजगार के लिए विदेश में लोग बहुत जाते हैं, लेकिन 2 नंबर के तरीके से जाते हैं। हमने उसके लिए भी हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट स्किलिंग करा करके डिमांड जो है बाहर भेजो, 1 लाख बच्चों को हम अगले साल में उनकी ट्रेनिंग करा करके विदेश की जरूरत, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे मिस्त्री है, चाहे ड्राइवर है, छोटे बड़े सब कामों के लिए लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनका एक पहला बैच अभी 7 दिन पहले हमने भेज भी दिया है, थोड़े लोग गए हैं लेकिन हमने काम शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हर काम की ट्रेनिंग, स्किल यूनिवर्सिटी यही पलवल में बनाई है, हजारों बच्चे उसके अंदर ट्रेनिंग लेकर के अपना काम शुरू करेंगे। तो मित्रों, उनको पैरों पर खड़ा करना। और फिर एक चीज है स्वाभिमान। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। स्वाभिमान में हमारे जो कमियां कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए कितने अभियान हमने चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्वाभिमान से जुड़ा विषय है कि हमारा जेंडर रेशो कम है, इसको आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से आह्वान किया। स्वच्छता अभियान जिसकी आज चर्चा हमने की, आज 1 अक्टूबर, और आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 1 आवर 1 डे 1 आवर, और सब मिल करके रहें, 1 यूनिट के रूप में काम करें। तो आज स्वच्छता अभियान का भी हमने शुरुआत की है। मद्य निषेध, ये भी बहुत बड़ा काम है। एनवायरमेंट को बचाना, ये बहुत बड़ा काम है। पानी को बचाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे इन सब कामों के लिए समाज का उत्थान हो, ये हमारे स्वाभिमान से चीजें जुड़ी हुई हैं। और इन सब कामों के लिए अभी मैंने 5 एस बताए, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान। और इन 5 को करने के लिए एक सबसे बड़ा जो काम किया हमने, सुशासन, ये 6ठा एस है। इस सुशासन में हर चीज को व्यवस्थित किया है। फैमिली आईडी से लेकर परिवार पहचान पत्र, हर व्यक्ति का हमको डाटा पता लग गया है। क्योंकि अभी तक अपनी चीज छोड़ करके दूसरों की चीज पकड़ने के लिए लोग तैयार रहते थे। अरे हम जिस बात के पात्र हैं वो हमको मिलेगी, गरीब आदमी जिसका पात्र है उसको मिलेगी। हर चीज हर आदमी को सरकार की नहीं मिलती है। तो फिक्स करने के बाद अब हर आदमी को जिस चीज जरूरत है उसको मिलती है। अभी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो चाहे फैमिली आईडी हो, ये कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आखिर हमारी प्रॉपर्टी की पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रॉपर्टी के इतने झगड़े हैं, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, प्रदेश के साथ झगड़ा है, आपस में म्यूनिसिपैलिटी के साथ झगड़ा है, भाई भाइयों में झगड़ा है, या रिकॉर्ड्स में रेवेन्यू में किसी का नाम पड़ा है, पैसा कोई भर रहा, रजिस्ट्री कोई करा गया, कब्जा किसी का है। और अब तो ऐसी ऐसी जमीनें निकल करके आई हैं, 100 साल पहले तक का भी रिकॉर्ड हमको निकालना पड़ रहा है।
एक भूमि सुधार का कार्यक्रम ये हम जबरदस्त तरीके से ले रहे हैं। ये भी एक सुधार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सुशासन, किसान खेती करता है उसका भी एक एक एकड़ का हिसाब रखते हैं कि उसने क्या बोया, उसने आखिर बिक्री करने जाना है, ठीक उसकी बिक्री हो जाए, गलत आदमी उसका लाभ ना उठाए। कल को कोई आपत्ति आ गई, विपदा आ गई, उस विपदा में उसको कंपनसेशन ठीक मिल जाए। व्यापारियों का हमने उनके बीमे की ओर आगे बढ़े हैं कि व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको भी एक लेवल का बीमा, क्योंकि सब जीएसटी भरते हैं, टैक्स देते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए। पत्रकारों की व्यवस्था ये भी हमने काफी की है। आज ये घोषणा की है, पत्रकार बंधु इनको बता देता हूं कि अभी हम 5 लाख रुपए तक जो बीमा होता था, जीवन बीमा पत्रकारों का, उसका प्रीमियम सरकार देती थी, बाकी पत्रकारों को उसका अंश देना पड़ता था। आज से हमने तय किया है कि पत्रकारों को भी 5 लाख के बजाय अब 10 लाख का प्रीमियम वो सरकार भरेगी, वो पत्रकारों को नहीं भरना होगा। 2 योजनाएं और मेरे मन में हैं, किसी एक अवसर पर मुझे उनकी घोषणा करनी है, वो आज यहां कर देता हूं। हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपए, पहले 9,000 था, फिर 12 कर दिया था, 12,000 से ऊपर होगा उसको 180 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन ये हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और एक दूसरा, हम राशन तो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है, प्रदेश की ओर से भी देते हैं, लेकिन साथ में कभी दाल, कभी तेल, ये चीजें प्रदेश की ओर से दिया करते थे। राशन कार्डों की संख्या 120 के बाद 180 हो गई, उनको बीपीएल मान लिया। लेकिन तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1,20,000 था उन्हीं को मिलता था। 120 से 180 वालों को वो नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 180 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा, और उसके अंदर भी एक घोषणा ही आज हमने करनी थी की है। तो मित्रों, बहुत बातें जो हमको याद ध्यान में आती हैं, जब भी योजना बनती है उसको हम बनाते हैं। तो आज तो मैं इतने विषय आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक हम जो पन्ना प्रमुख है, एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजें याद करें, घर घर जाएं, और अगले जो लोकसभा के नाते से हमारे पास मात्र 2 या 3 महीने बाकी हैं, और विधानसभा के नाते से भी 1 साल समझो, अक्टूबर आ गया, अगले अक्टूबर तक अपने 9-10 साल पूरे होंगे। तो इस नाते से भी जो समय शेष है, हम केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं घर घर जाकर के बताएं, और जो दुष्प्रचार है विपक्ष का, उसको किस प्रकार से हमने मुकाबला करना, जवाब देना, इसको आप जवाब दें। और हमारे बूथ पर हम ए श्रेणी का उसको बूथ बनाएं, पिछली बार से आगे कैसे बढ़ना है इसकी छोटे टोले में बैठ के योजना बनाएं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और तो अभिनंदन।